बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज यूनिवर्सिटी में मेरा पहला दिन था। मुझे पढ़ाई का बिल्कुल भी शौक नहीं था। मेरे से बड़े 4 बहन भाई थे जो बहुत लायक थे, मगर उनमें सिर्फ मैं ही थी जिसको पढ़ते हुए मौत आती थी। मगर मामा पापा मुझे ज़बरदस्ती पढ़ा रहे थे। मेरा ताल्लुक अमीर घराने से था। मामा और पापा मिलकर अपना ऑफिस संभालते थे। भाइयों की अलग कंस्ट्रक्शन कंपनी थी। पापा चाहते थे कि मैं भी सबकी तरह पढ़कर कुछ करूं और दुनिया में अपना नाम बनाऊं, मगर मुझे ऐसा कोई शौक नहीं था। मैं चाहती थी कि पढ़ाई छोड़कर सिर्फ फ़ोन की दुनिया में मगन हो जाऊं। हर वक्त टिकटॉक और टीवी वगैरह पर कुछ न कुछ देखती रहूं। आज यूनिवर्सिटी में चूंकि पहला दिन था, इसीलिए कोई ख़ास दोस्त नहीं बन पाई थी। मेरा मूड भी कुछ खास ठीक नहीं था, जो कुछ माह पहले मेरे साथ होने वाले सानिया की वजह से था। चंद दिन तो मैं कोई दोस्त नहीं बना पाई, मगर एक दिन मेरा क्लास फेलो मेरे से पढ़ाई के सिलसिले में मदद मांगने लगा। कुछ टॉपिक्स उसे समझ नहीं आए थे, इसीलिए उसे मैं समझा रही थी। उस लड़के का नाम रेहान था। वो मुझे इतना अच्छा लगा कि पहले दिन ही मेरी उससे दोस्ती हो गई। आहिस्ता आहिस्ता हम एक दूसरे के बेहतरीन दोस्त बन गए। मैंने रेहान से दोस्ती के बारे में घर में किसी को कुछ नहीं बताया था। हमारे घर में इस मामले में लड़कियों पर काफ़ी सख्ती की जाती थी। हमें किसी गैर लड़के से जो हमारे सर्कल का ना हो, उससे दोस्ती की हरगिज़ इजाज़त नहीं थी। हाँ, अगर कोई सर्कल का लड़का होता तो उससे हम जैसे चाहें बात या दोस्ती कर सकते थे। रेहान हमारे सर्कल का नहीं था। दूसरी बात यह थी कि वो मिडिल क्लास तबके का था। अगर घर वालों को मेरी इस दोस्ती का पता चल जाता तो वो आग बगोला हो जाते और फिर मुझे रेहान से दोस्ती तोड़नी पड़ती। मैं ऐसा नहीं चाहती थी, इसीलिए उससे दोस्ती बरकरार रखी। वक्त गुजरता गया और यूनिवर्सिटी का 1 साल मुकम्मल हो गया। अब सिर्फ 1 साल की पढ़ाई रह गई थी। इस दौरान मैं और रेहान एक दूसरे से बेतहाशा मोहब्बत करने लगे थे। अक्सर रेहान मुझसे पूछता था कि तुम इतने बड़े बिजनेसमैन की बेटी हो, तुम्हारे घर वाले बहुत अमीर हैं, मगर इसके बावजूद तुमने मुझ जैसे मिडिल क्लास लड़के से मोहब्बत क्यों की, जिसके पास चंद चीज़ों और छोटे घर के सिवा कुछ नहीं। उसकी बात सुनकर मैं थोड़ा दुखी हो जाती और उसे अपनी दुख भरी दास्तान सुना देती। चूंकि मैंने अमीर खानदान में आंख खोली थी, इसीलिए घर वालों के पास मसरूफियात की बड़ी लंबी लिस्ट थी। वो मेरा ख्याल नहीं रख पाते थे। वजह यह थी कि उनको सुबह से शाम तक ऑफिस जाना होता था। फिर ऑफिस के काम के सिलसिले में वो कई कई दिन दूसरे मुल्क में गुजार देते थे। आए दिन पार्टीज और फंक्शंस आते रहते थे। घर के बच्चे मेड्स के रहमो करम पर पलते थे। हमारे घर में बड़ी सिक्योरिटी होती थी। उस 5 कनाल के घर के गेट के बाहर 10 चौकीदार थे। 10 मुलाजिम घर में घूमते फिरते थे और अंदर सिक्योरिटी के अलग से इंतजाम थे। पापा पर कई मरतबा हमले होते थे। उनके बिजनेस मुखालिफिन उनको नुकसान पहुंचाने की बड़ी कोशिश करते थे। आए दिन खबरों में मेरे वालिदैन के कारोबार की तरक्कियों के हवाले से बड़ी बातचीत होती थी। मम्मा पापा की कामयाबियों का हर जगह चर्चा था। एक मरतबा उनकी कारोबारी हरीफ ने उनको नुकसान पहुंचाने की खातिर मेरी बड़ी बहन को अगवा कर लिया था और मुतालबे में ऑफिस के अहम कागजात मांगे थे। वो तो शुक्र था कि पापा ने सब संभाल लिया, वरना बहुत कुछ बुरा हो सकता था। उसके बाद पापा ने हम सब की हिफाजत के लिए बॉडीगार्ड्स रख दिए, जो 24 घंटे घर में मर्डर गश्त करते रहते थे। मेरे ताया चाचा भी पापा के बिजनेस में बराबर के शरीक थे। एक ताया अब्बू पंजाब के साबिक वजीर आला रह चुके थे। उन्होंने भी अपनी सिक्योरिटी का भरपूर इंतजाम कर रखा था। इस तरह हर कोई अपने अपने कारोबार में मसरूफ था। हम बच्चों के लिए किसी के पास वक्त नहीं होता था। हम उनके वक्त और मोहब्बत को तरसते रहते थे। घर में किसी के पास इतना वक्त नहीं होता था कि 1-2 घंटा हमारे साथ गुजार ले। ऊपर से हमारी मेड्स इतनी सख्त थी। उन्होंने एक टाइम टेबल बना रखा था, जिसमें कुछ देर खेलने और ज़्यादा देर पढ़ाई करने, जल्दी सोने और जल्दी उठने का वक्त दर्ज था। उसके मुताबिक ही वो हमें चलाती थी। मैं सादा सी पढ़ाई पढ़ रही थी। मुझसे मुश्किल पढ़ाई नहीं पढ़ी जाती थी, इसीलिए पापा ने मुझे बीए में एडमिशन दिलवा दिया। उनके लिए मेरी पढ़ाई अहम थी, फिर चाहे मैं अच्छी पढ़ाई पढ़ती या सादा। बीए तो मैंने कॉलेज से किया था। पापा मुझे किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में डालना चाहते थे, लेकिन चूंकि यूनिवर्सिटी दूर थी और पापा को यह खदशा था कि कहीं उनका कोई हरीफ मेरे जरिए उनको ब्लैकमेल ना करने लगे, इसीलिए उन्होंने मुझे करीबी यूनिवर्सिटी में ही डाल दिया था। यहाँ भी ड्राइवर मुझे छोड़ने आता था। बीए के बाद यूनिवर्सिटी आने से पहले मेरी अपने सर्कल के एक लड़के से दोस्ती हो गई थी। पापा को भी अच्छा लगा था, इसीलिए मेरी उससे मंगनी कर दी गई। मगर कुछ अर्सा पहले ही हम पर यह राज आश्कार हुआ कि वो लड़का मेरा मंगेतर सिर्फ इसलिए मुझसे शादी करना चाहता था ताकि पापा के बिजनेस में शामिल होकर अपने और अपने बाप की कारोबारी जड़ों को मजबूत कर सके। यानी ये उसकी एक चाल थी। वो लोग पैसों के लालची थे। जब पापा को इस बारे में मालूम हुआ तो उन्होंने फौरन से मेरी उससे मंगनी तोड़ दी। मेरा दिल बहुत दुखा था। मैंने सोच लिया था कि अब कभी किसी अमीर लड़के से मंगनी या शादी नहीं करूंगी। शादी करूंगी तो किसी गरीब से,
जो कारोबार और दौलत की लालच से पाक हो, जो सिर्फ मुझे मोहब्बत दे सके, ना कि अमीर लोगों की तरह मेरे पापा के बिजनेस पर कब्जा करने के लिए मुझसे शादी करे। उन दिनों मैं इसी वजह से बहुत परेशान थी और यूनिवर्सिटी नहीं जाना चाहती थी, मगर पापा ने मुझे इस दर्दनाक लम्हात से निकालने के लिए यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवा दिया, जहां मेरी रेहान से मुलाकात हुई। इतने कम अरसे में मेरी उससे दोस्ती हुई और उसने मुझे जितना प्यार, इज्जत और मोहब्बत दी, उतनी मुझे कभी किसी ने नहीं दी थी। जिस मोहब्बत और वक्त के लिए मैं बचपन से तरसती आई थी, वो मुझे रेहान से मिल रहा था। यही वजह थी कि मैं उससे इश्क करने लगी थी और मैंने इस बात की कोई परवाह नहीं की थी कि वो गरीब था। मेरी बातें सुनकर रेहान मेरा हाथ पकड़ लेता और यकीन दिलाता कि मैंने तुम्हारी दौलत और स्टेटस से नहीं, बल्कि तुमसे सच्चे दिल से मोहब्बत की है। मुझे तुम्हारी दौलत और अमीरी की कोई लालच नहीं। रेहान की ये बात सुनकर मैं बड़ा खुश होती थी। जब यूनिवर्सिटी मुकम्मल हुई तो घर में मेरी शादी की बातें होने लगी। सब बहन भाइयों की शादियां खानदान में ही हो चुकी थी। मैं रेहान से शादी करना चाहती थी, इसीलिए अपने दिल की बात घर वालों को बता दी। लेकिन वो बातें सुनकर उन्होंने हंगामा खड़ा कर दिया। पहली ये कि वो हमारे खानदान का नहीं है, दूसरी ये कि वो गरीब था। मैंने पापा से कहा कि एक बार आप सब रेहान से मिल लें, आप सबको अच्छा लगेगा, मगर किसी ने मेरी बात ना सुनी। चुपके से मैंने रेहान को घर वालों से मिलने के लिए बुलाया तो गेट पर खड़े चौकीदारों ने उसे भगा दिया। कोई रेहान से मिल भी नहीं सका। मैंने जिद में आकर खाना पीना छोड़ दिया, कमरे से निकलना छोड़ दिया कि शायद इसी तरह मेरे घर वाले मेरी बात मान जाएं और रेहान से मेरी शादी कर दें। मगर ये मेरी खाम ख्याली ही थी। मेरे घर वालों को बिल्कुल भी फर्क न पड़ा। अब तो पापा ने अपने एक दोस्त के बेटे अशर से मेरा रिश्ता भी तय कर दिया था। वो लोग हमारी तरह ही अमीर थे। कुछ माह बाद मेरी उससे शादी थी। मैं तड़प कर रह गई और बार बार इनकार करती रही, लेकिन किसी ने मेरी एक इल्तिजा भी ना सुनी। मैं थक चुकी थी। मैंने सोच लिया था कि मैं हर सूरत रेहान से ही शादी करूं, चाहे मुझे उसके लिए घर वालों के खिलाफ जाना पड़े या घर से भागना पड़े। मैंने आखिरी दम तक कोशिश की, लेकिन घर वालों को मना ना पाई। रेहान ने मुझे मशवरा दिया कि तुम घर से भाग आओ, हम शादी कर लेंगे। मुझे भी लग रहा था कि अब इसके सिवा मेरे पास कोई चारा भी नहीं। मैं उस घर से आसानी से भाग नहीं सकती थी, क्योंकि पूरे घर में 24 घंटे पहरा होता था। अब तो पापा ने सिक्योरिटी मजीद सख्त कर दी थी, क्योंकि मेरा रिश्ता उन्होंने अपने कारोबारी दोस्त से ही किया था। वो नहीं चाहते थे कि शादी के वक्त कोई मुसीबत आए। मैंने उस घर से भागने के लिए मंसूबा बनाया, अपना फ़ोन तोड़ डाला ताकि मेरे भागने के बाद कोई उससे मुझ तक पहुंचने का जरिया तलाश न कर ले। अपनी सिम मैंने ब्लॉक करवा दी थी। मैंने अपने हैंडबैग में अबाया और नकाब रखा, फिर ड्राइवर से कहा कि मुझे सैलून छोड़ दे। उसने मुझे सैलून छोड़ दिया और ख़ुद मेरे फ्री होने का इंतज़ार करने लगा। मगर मैं उसे चकमा देकर, अबाया पहनकर और नकाब करके सैलून के पिछले गेट से निकल गई और एक रिक्शे में बैठकर रेहान के घर से थोड़ा पीछे उतर गई। रेहान का घर बहुत दूर था। मुझे देखकर वो बहुत खुश हुआ था। वो कहने लगा, शुक्र है किंजा तुम आ गई। उसने फौरी निकाह ख्वाह का बंदोबस्त किया और चुपके से हमारा निकाह हो गया। अभी हमने अपने निकाह को रजिस्टर नहीं करवाया था, क्योंकि इस तरह तो घर वाले आसानी से हमें ढूंढ सकते थे। और यूं मैं रेहान की बीवी बन गई। उसका घर बहुत छोटा सा था, कुल मिलाकर 3 कमरे थे। घर छोटा था मगर साफ सुथरा था। मुझे उस घर में आकर बड़ी घबराहट सी हो रही थी, मगर चूंकि मैं रेहान से प्यार करती थी, इसीलिए उसके खातिर कहीं भी रह सकती थी। उस घर में रेहान के अलावा उसकी एक माँ थी और एक छोटी बहन थी और 2 छोटे भाई थे। निकाह के कुछ ही अरसे बाद एक हादसे में रेहान की कमर और टांग पर चोट लग गई, जिस वजह से वो बिस्तर का होकर रह गया। चलता भी तो सिर्फ लंगड़ा कर। मेरे पास उस वक्त काफ़ी पैसे मौजूद थे। मैंने रेहान से कहा था कि मैं तुम्हें अच्छे डॉक्टर के पास ले जाती हूँ, मगर वो राजी न हुआ। उसने अपने एक दोस्त, जो कि डॉक्टर था, उसे घर बुला लिया। उसके दोस्त यानी उस डॉक्टर का कहना था कि कुछ माह के अंदर रेहान दोबारा चलने फिरने के काबिल हो जाएगा, मगर फिलहाल वो माजूर ही था। मैं उसके भाग भाग कर सब काम करती थी। मैं उससे आज भी उतनी ही मोहब्बत करती थी, मगर एक चीज़ जो मुझे उस घर में पसंद नहीं आई थी, वो ये थी कि मेरी नंद सादिया, दोनों देवर और सास समेत रेहान मुझसे पैसे मांगते थे। रेहान कोई नौकरी नहीं करता था। उस घर का खर्चा अब मैं चलाने लगी थी। मेरे पास काफ़ी पैसे थे जो मुझे पापा और भाई दिया करते थे। वो सब पैसे मैं रेहान के घर आने से पहले ही एटीएम से निकलवा लिए थे। आहिस्ता आहिस्ता पैसे कम होते जा रहे थे। मेरी नंद मेरे पैसों से ऐशी करती थी, नए नए कपड़े खरीदती थी। उसका निकाह हो चुका था, मगर इसके बावजूद वो मुझसे पैसे मांगती थी। रेहान भी अब मेरा मोहताज था, मगर मैं ये सब बर्दाश्त कर रही थी कि कोई बात नहीं। मैं हर वक्त रेहान के पास ही रहती थी, उसकी खिदमत करती थी, ताकि वो एहसास कमतरी का शिकार न हो जाए। मैं उसे दिलासे देती थी कि तुम जल्दी ठीक हो जाओगे, परेशान मत हो, कुछ अरसे बाद तुम भी चलने फिरने लगोगे। एक दिन मैं मार्केट में सौदा लेने आई हुई थी।
अचानक मेरे कानों में किसी की आवाज़ पड़ी। मैंने देखा मेरे करीब ही कुछ लोग खड़े थे, जो दुकानदारों को एक तस्वीर दिखाते हुए पूछ रहे थे कि इस लड़की को कहीं देखा है। तो वो लोग नफ़ी में सर हिलाने लगे। मेरी रूह कांप गई, क्योंकि वो सब पापा के आदमी थे। यकीनन पापा और सब अभी भी मुझे ढूंढ रहे थे, हालांकि मुझे घर से गए हुए 5 माह हो चुके थे। शुक्र था कि शादी के बाद से मैंने अबाया पहनना और नकाब करना शुरू कर दिया था, इसीलिए कोई मुझे पहचान नहीं पाता था। उस वक्त भी मैं मुकम्मल पर्दे में थी। मैंने जल्दी से सौदा लिया और घबरा कर घर वापस चली गई। मैं जानती थी कि अगर इन सब ने मुझे ढूंढ लिया तो मेरे साथ बहुत बुरा होगा। शायद पापा तो मुझे गोली ही मार देंगे, क्योंकि मैंने घर वालों की इज्जत दांव पर लगा दी थी। कुछ अर्से बाद मेरे सब पैसे खत्म हो गए। अब तो घर में सिर्फ मरहूम ससुर की पेंशन के पैसे आते थे, जिससे गुजारा बड़ी मुश्किल से होता था। इस दौरान नंद की भी शादी हो गई थी, जिसमें काफ़ी पैसे लग गए थे। एक दिन मेरी तबीयत खराब सी होने लगी। सर दर्द शुरू हुआ और चक्कर आने लगे। उल्टियाँ भी मुसलसल आ रही थी। जब करीबी डॉक्टर की गई तो मालूम हुआ कि मैं हामला थी। ये सुनकर मैं बड़ा खुश हुई। मुझे बच्चे बहुत पसंद थे। मैं सोच रही थी कि घर जाकर अपने शौहर को बताऊंगी तो वो भी बड़ा खुश होगा, लेकिन मेरे होश उड़ गए। जब शौहर को बताया तो उसने आगे से कहा कि ये बच्चा नहीं हो सकता। हमारे पास इतने वसाइल नहीं हैं कि हम इस बच्चे का बोझ भी उठा सकें। रेयान की बातों ने मेरा दिल तोड़ दिया। मैंने उसे समझाया कि ऐसी गुनाह वाली बात न करो। हर बच्चे को अल्लाह ही रिस्क देता है। रिस्क ना होने के खौफ से हम इस बच्चे को मार नहीं सकते। मैंने उसे समझाया, मगर उस पर कोई असर न हुआ। उसकी बस एक ही रट थी कि इस बच्चे को इस दुनिया में आने से कब्ल ही ख़त्म कर दूं। मैंने सास को उसकी शिकायत लगाई, मगर सास का भी यही कहना था। मैं फूट फूट कर रोने लगी। ये सब ठीक नहीं हो रहा था। रेयान कहने लगा कि अगर तुम्हें इस बच्चे को दुनिया में लाना है तो मेरी एक शर्त है। मैं खुश हो गई और उससे शर्त पूछी, मगर मैं दंग रह गई जब वो कहने लगा, तुम अपने मैके जाओ और अपने पापा से जायदाद में हिस्सा मांगो। तुम्हारे पापा के पास तो इतनी दौलत है, उनसे जाकर एक बड़े घर का मुतालबा भी करो और उनसे पैसे लेकर आओ। मैं रेयान की बात सुनकर तड़प गई और उससे कहा कि ऐसा कभी नहीं हो सकता। अगर मैं कभी घर वापस गई तो पापा मुझे जान से मार डालेंगे। मैं जानती हूँ इस मामले में बड़े सख्त हैं। हमारे ख़ानदान की एक लड़की ने पहले भी घर से भागकर शादी की थी, मगर जब वो घर वालों से माफ़ी मांगने आई तो उसे गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया गया। मैं मरना नहीं चाहती रेयान, तुम प्लीज़ मेरी बात को समझो। तुम तो मुझसे प्यार करते हो ना। मैं हाथ जोड़ जोड़ कर उससे कह रही थी, मगर वो पत्थर दिल बन चुका था। उसने मुझे कमरे से चले जाने को कहा। मैं रोती हुई सास के कमरे में आ गई। अब ये रोज़ का मामूल बन चुका था। रेयान मुझसे झगड़ा करता था और कमरे से निकाल देता था। वो कहता था कि जब तक तुम अपने घर वालों से पैसे नहीं लाओगी मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना और ना ही इस बच्चे को दुनिया में लाना। मैं सास से रहम की भीख मांगती थी, मगर वो हमेशा रेयान का साथ देती थी। एक दिन मैं कमरे में बैठी हुई थी जब रेयान लंगड़ा लंगड़ा कर चलता हुआ आया और मुझे दूध का गिलास पकड़ाया। वो कहने लगा, अपना ख्याल रखो किंजा। उसकी बात सुनकर मुझे खुशगवार हैरत हुई। मैंने फटाफट दूध का गिलास पी लिया। मैं समझी कि वो मेरी फिक्र करने लगा है और उसे भी अपने आने वाले बच्चे का एहसास है, मगर मैं गलत थी। दूध का जायका बड़ा अजीब सा था। उसे पीते ही मेरी तबीयत अजीब सी होने लगी। मुझे चक्कर आने लगे और मैं बेहोश हो गई। जब होश आया तो मैंने खुद को करीबी अस्पताल के पेशेंट बेड पर लेटा हुआ पाया। रेयान मेरे साथ ही खड़ा था। मुझे मालूम हुआ कि मेरा बच्चा इस दुनिया में आने से पहले ही मर चुका है। मैंने गुस्से में रेयान का गिरेबान पकड़ लिया, क्योंकि मुझे यकीन था कि ये सब उसी ने किया था। उसने दूध में कुछ मिलाकर मुझे पिलाया था। रेयान गुस्से में आ गया और कहने लगा, तुम पागल हो चुकी हो। अगर अब मुझे इल्ज़ाम दिया तो तुम्हें तलाक दे दूंगा। उसकी धमकी पर मुझे सांप सूंघ गया। मैं शिद्दत से मम्मा पापा और अपने घर वालों को याद करने लगी। अब मुझे अपने फैसले पर पछतावा हो रहा था। काश मैं घर से भाग कर ना जाती। मेरी वजह से पता नहीं मेरे घर वालों को कितनी ख्वारी हुई होगी। मैं अजियत में थी। जब घर आई तो रेयान मुझसे कोई बात नहीं कर रहा था। वो फ़ोन पर मसरूफ़ था। मैं सोचने लगी कि न जाने मुझे और रेयान को किसकी नज़र लग गई है। रेयान तो बिल्कुल बदलता जा रहा था। मैंने रेयान के आगे हाथ जोड़े कि जैसा तुम चाहोगे मैं वैसा ही करूँगी, मगर प्लीज़ तुम मुझसे नाराज़ मत हो। मैं तुम्हारी मोहब्बत के खातिर ही तो अपना घर छोड़ कर आई थी। अगर तुम मुझसे नफरत करोगे तो मैं मर जाऊंगी। मैंने रोते हुए उसे याद दिलाया। कुछ देर वो मुझे देखता रहा और फिर कमरे से बाहर निकल गया, जबकि ये सारी रात मेरी रोते हुए ही गुजरी थी। अगले दिन मुझे हैरत हुई जब रेयान मेरे लिए नाश्ता लेकर आया। वो एकदम ही बदल गया था। मुझे वक्त पर खाना देता और मेरा ख्याल रखता, मेरे बाल भी बनाता। मैं खुश थी कि वो पहले जैसा हो गया था और मुझसे दोबारा पहले जैसी मोहब्बत करने लगा था। मैं ये भी भूल गई थी कि उसने हमारे बच्चे को मार दिया था। एक दिन मैं कमरे में सो रही थी। दोपहर का वक्त था
किसी रिश्तेदार की शादी पर गए हुए थे। मैं उठी और प्यास की वजह से पानी पीने के लिए किचन में चली आई। पानी पीने के बाद जैसे ही मैं निकली, मेरे होश उड़ गए। मैंने देखा किचन के साथ वाले कमरे में रेयान किसी लड़की के साथ था। उस लड़की ने रेयान के शाने पर अपना सर रखा हुआ था। ये देखकर मुझे बड़ी तकलीफ हुई। मैं कमरे में आई और रेयान से इस बारे में पूछा तो वो एकदम उठ गया और उस लड़की को घर से भेज दिया। फिर कहने लगा, ये मेरी कज़न अलाया थी, कुछ परेशान थी। इसका कोई भाई नहीं है, इसीलिए मुझे अपना भाई मानती है। मैं भी इसे अपनी बहन मानता हूँ, उसने मुझे कहा। लेकिन मेरे दिल को इस बात पर यकीन नहीं आ रहा था, मगर मैं रेयान के प्यार में इतनी बेवकूफ़ थी कि उस पर शक करने का सोच भी नहीं सकती थी। कुछ दिन बाद रेयान मेरे लिए अपने हाथों से खाना बनाकर लाया। जैसे ही मैंने खाना ख़त्म किया, मुझे चक्कर आने लगे। मेरा दिल तेज़ी से धड़क रहा था, सर फटने को था। मैंने रेयान को अपनी ख़राबी तबीयत के बारे में बताया तो वो कहने लगा, अब वक्त आ गया है कि तुम्हें सच बता दिया जाए। मैं अपनी उसी कज़न अलाया से बेतहाशा मोहब्बत करता हूँ। मैं बचपन से उसको चाहता था, मगर मसला ये था कि उसके अब्बू यानी मेरे खालू अमीर थे और वो मुझ जैसे गरीब लड़के से उसकी शादी नहीं होने देना चाहते थे। उन दिनों में बहुत परेशान था कि किस तरह खालू को मनाऊं। फिर इत्तेफाक से तुमसे मुलाकात हुई तो मैंने सोचा कि तुम्हें बेवकूफ़ बनाया जा सकता है और तुमसे पैसे हासिल किए जा सकते हैं। वो क्या है नादिया, दुनिया बड़ी खुदगर्ज है। अगर मैं तुमसे डायरेक्ट पैसे मांगता और एक बड़े घर का मुतालबा करता तो तुम इनकार कर देती। इसीलिए मैंने तुमसे मोहब्बत और फिर सबसे छुपकर शादी का ढोंग रचाया कि बहुत जल्द तुमसे पैसा और घर हासिल कर लूंगा। मैंने तुमसे पैसे निकलवाने के लिए जानबूझकर लंगड़ा होने का ड्रामा भी किया था, मगर अफसोस कि तुम तो मेरे किसी भी काम ना आई। तुम तो बड़ी डरपोक निकली जो अपने घर भी वापस नहीं जा सकती, ना अपने बाप से पैसों का मुतालबा कर सकती हो। अब बहुत हो चुका, मैं अलाया के बगैर नहीं रह सकता, इसीलिए अब मैं उससे शादी करूंगा। अगर तुम्हें तलाक देकर जिंदा छोड़ दिया तो तुम अपने घर वापस चली जाओगी और यकीनन मुझसे बदला लेने के लिए किसी भी हद तक चली जाओगी। तुम्हारे घर वालों के तो असर रसूख भी बहुत है। मैं नहीं चाहता कि अब कोई मेरे और अलाया के दरमियान आए, इसीलिए तुम्हें खाने में जहर दे दिया है ताकि वो वाला मामला हो जाए कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। रेयान की बातें और सच्चाई जानकर मेरा पूरा वजूद दहल गया था। मुझे लग रहा था कि पूरा आसमान मेरे सर पर आ गिरा है। मैं मरने वाली हो गई थी। आज मुझे समझ आया था कि जो गलत कदम मैंने घर से भागकर उठाया था, मुझे उसकी सज़ा मिल रही थी। जो लड़कियां अपने घर वालों को धोखा देती हैं, उनके साथ ऐसा ही होना चाहिए। मेरे अंदर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी कि मैं कुछ बोल पाती। मुझे रेयान से नफरत हो चुकी थी और उस पर थूकने का दिल कर रहा था। उसने मुझे बाजू से पकड़कर 3 मरतबा तलाक दी और जोर से धक्का दिया। मेरे मुंह से झाग निकलना शुरू हो चुकी थी। उसने अपने भाइयों को बुलाया और उन्हें कहने लगा कि इसे एक बोरी में बंद कर दो और दरियाए रावी में फेंक आओ। इस तरह किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। अक्सर वहाँ खराब गंदम और ख़राब अनाज को बोरी में बंद करके फेंक दिया जाता है। किसी को किंजा के बारे में पता नहीं चल सकेगा। रेयान ने शैतानी मंसूबा बनाते हुए कहा। इसी दौरान मैं बेहोश होकर गिर पड़ी थी। मुझे नहीं लगता था कि मैं जिंदा बचूंगी। मेरी सांसें कम हो रही थी। वो मुझे अपने दोस्त की गाड़ी में डालकर अपने भाइयों के साथ मिलकर आधी रात को दरिया में फेंक आया। जब मुझे होश आया तो मैंने देखा कि मैं किसी झोंपड़ी में थी। मेरी आंखें खुली हुई थी, मगर मैं कुछ भी बोलने और कहने से कासिर थी। मेरे करीब एक औरत थी। वो मुझे होश में आता देखकर बड़ी खुश हुई। फिर कहने लगी, कौन हो तुम और किस तरह बोरी में बंद हो गई थी? शुक्र करो कि मेरे शौहर ने तुम्हें बचा लिया। वो तो फजर के वक्त दरिया में मछलियां पकड़ रहा था जब उसे एक बोरी अपनी तरफ आती हुई नजर आई और फिर वो यूं तुम्हें घर ले आया। उस औरत ने मुझे सारी दास्तान सुनाई। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं बच जाने पर अल्लाह का शुक्र अदा करूं या क्या करूं। मेरे अंदर बोलने की हिम्मत नहीं थी। मैं एक बार फिर बेहोश हो गई। मेरे मुंह से झाग निकलना शुरू हो गई थी। वो दोनों मियाँ बीवी परेशान हो गए। उन्होंने तबीब को बुलाया। तबीब ने मेरा मुआयना किया और कहने लगा कि इसे जहर दिया गया है। मैं तरियाक तैयार करता हूँ। अगर 2 दिन में जहर निकल गया तो ये बच जाएगी, वरना इसकी मौत हो जाएगी। दोनों मियाँ बीवी परेशान हो गए। तबीब ने तरियाक तैयार कर लिया था। वो औरत मेरा मुंह खोलकर हर 2 से 3 घंटे बाद तरियाक मेरे मुंह में डाल देती थी। मेरा दिमाग थोड़ा बहुत जाग रहा था, लेकिन मेरे अंदर कुछ बोलने या आंखें खोलने की हिम्मत नहीं थी। मेरा सांस निहायत आहिस्ता चल रहा था, क्योंकि जहर अभी तक मेरे वजूद में था। 2 दिन गुजर चुके थे। किंजा अब तक होश में नहीं आई थी। उसकी हालत में बेहतरी आती ना देखकर वो मछेरा और उसकी बीवी समझे कि ये मरने वाली है। वो लोग अनपढ़ और सादा से लोग थे, उन्हें कुछ मालूम नहीं था। उन्होंने तबीब की बात को हुर्फ़े आखिर समझा था
वो सोच रहे थे कि अगर अब किंजा को होश ना आया तो उसे दफना आएंगे। वैसे भी वो उस लड़की के बारे में कुछ नहीं जानते थे। रात के वक्त उनकी पड़ोसन मछेरे और उसकी बीवी के लिए दलिया बना कर ले आई। जब उसने किंजा को देखा तो दंग रह गई। वो कहने लगी, अरे ये तो किंजा बीबी है, ये यहाँ क्या कर रही हैं? उस औरत की बात सुनकर मछेरा और उसकी बीवी हैरान रह गए और उससे पूछा कि तुम इसे कैसे जानती हो। उस औरत ने बताया कि मैं कुछ साल पहले किंजा बीबी के घर मुलाजमा के तौर पर काम करती थी। मुझे तो किंजा बीबी जानती है और मैं भी इनके घर वालों को जानती हूँ। ये सुनकर वो दोनों बड़े खुश हुए और कहा कि जल्दी से इस बेचारी लड़की के घर वालों को बुला लाओ। हमने तो अल्लाह की रजा के लिए इसकी मदद की है, अल्लाह ताला हमसे राजी हो। उस औरत ने इजाब में सर हिलाया और वहां से चली गई। मुझे अपनी तबीयत अब बेहतर लग रही थी, इसीलिए आहिस्ता आहिस्ता होश आने लगा। लेकिन ये देखकर होश उड़ गए कि दो औरतें मुझे गुस्ल दे रही थी। मैं नीम बरहना हालत में थी। मुझे उठकर बैठता देखकर वो दोनों डर गईं और चीखें मारकर भाग गईं। जबकि मैं हड़बड़ाकर मुश्किल से उठी और दीवार पर लगे हैंडल से अपने लटके हुए कपड़े उतार कर पहने। अब मुझे कुछ कुछ समझ आ रहा था कि शायद उस मछेरे और उसकी बीवी ने मुझे मुर्दा समझ लिया होगा, हालांकि मैं जिंदा थी। मैं सबको सच्चाई बताने गुसलखाने से निकली तो होश उड़ गए। जब सामने देखा 40 के करीब आदमी खड़े थे और ये सब पापा के बॉडीगार्ड्स थे। मेरे होश उड़ गए और मैं कमजोरी और खौफ की शिद्दत से बेहोश हो गई। मुझे लग रहा था कि मैं जहर से तो नहीं मरी थी, मगर अब पापा मुझे मार डालेंगे। जब मुझे दोबारा होश आया तो खुद को बड़े अस्पताल के एक कमरे में पाया। मुझे ड्रिप लगी हुई थी। मैं अब काफ़ी बेहतर महसूस कर रही थी। मुझे उठता देखकर पापा मेरे करीब आए और मुझे गले से लगाकर रोने लगे। मेरे भाई बहन भी यहीं मौजूद थे। मामा भी रो रही थी। मैं भी उन सब का प्यार पाकर रो पड़ी और उनसे माफ़ी मांगते हुए उन्हें सब सच बता दिया कि मैं किस तरह से घर से भाग गई थी और फिर आगे मेरे साथ क्या हुआ। पापा कहने लगे, तुम्हारे घर से चले जाने के बाद हमें एहसास हुआ कि हमसे कितनी बड़ी गलती हुई है। अगर हम तुम्हारी पसंद से तुम्हारी शादी करवा देते तो कभी ऐसा ना होता। हमने फैसला किया था कि तुम्हें ढूंढकर इज्जत से ब्याह देंगे। हम सब पागलों की तरह तुम्हें ढूंढ रहे थे। हमने 40 बंदों को दिन रात तुम्हारी तलाश पर भेजा हुआ था, मगर तुम्हारा कहीं पता न चल सका तो सब थक हार कर बैठ गए। जब तुम्हारी शिद्दत से याद आती थी तो हम दोबारा तुम्हारी तलाश शुरू कर देते थे। शुक्र है मरियम बीबी ने हमारे घर आकर तुम्हारे बारे में बताया तो हम भागे चले आए। पापा ने सब कुछ बताया तो मैं सदमे में आ गई। मेरे पापा कितने अच्छे थे और मैंने उनकी नाफरमानी करके कितना बुरा किया था। मैंने हाथ जोड़कर उनसे माफ़ी मांगी। पापा कहने लगे, हर बाप एक जैसा नहीं होता। हर बाप गैरत के नाम पर बच्चियों को कत्ल नहीं कर देता। हम सब इंसान हैं, इंसानों से ही गलतियां होती हैं। अगर वो शर्मिंदा हों तो उनको माफ़ कर देना चाहिए। पापा की बातें सुनकर मैं शर्मिंदा होने लगी कि मैंने कितना गलत किया था। मैंने पापा से कहा कि मैं रेहान से बदला लेना चाहती हूँ। ये उन्होंने रेहान को जेल में डलवा दिया जहाँ वो अपनी सज़ा काट रहा था। मैं अब बहुत खुश और मुतमईन थी कि मुझे इतने अच्छे घर वाले मिले थे। लेकिन पापा अक्सर कहते थे कि अब हम सब एक दूसरे को वक्त दिया करेंगे ताकि दूरियां पैदा ना हो जाए। जब दूरियां पैदा होती हैं तो घर वाले गैरों से मोहब्बत मांगना शुरू हो जाते हैं, जिस तरह मैंने किया था। घर वालों का वक्त ना पाकर मैं रेहान की तरफ माइल हो गई थी और गलत कदम उठा लिया था, जिस वजह से मुझे इतनी बड़ी सज़ा मिली। उसके बाद मैंने पापा की पसंद से उस लड़के अशर से शादी कर ली थी जिसका पहले रिश्ता आया था। आप सब बताएं कि मैंने पापा की पसंद से शादी करने का फैसला ठीक किया था या नहीं। क्या मैंने रेहान को जेल में डलवा कर अच्छा किया? अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।